हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुपद के बारे में हमने पिछली कक्षा 9 में अध्ययन किया था। कक्षा 9 में हमने बहुपद के बारे में, बहुपद की परिभाषा के बारे में, बहुपद की घात, रैखिक बहुपद, बहुपद के शून्य आदि के बारे में अपने चर्चा की थी। कक्षा 10 में एक बार हम सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत में सामान्य परिचय के बारे में बहुपद का पढ़ते हैं। बहुपद की परिभाषा से लेकर बहुपद के शून्य, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद क्या होता है। तो देखिए, कक्षा में हमने पढ़ा था बहुपद की परिभाषा। तो बहुपद की परिभाषा क्या थी कि वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात, जिसमें चर पद की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। याद रखें, चर पद की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, वह बहुपद कहलाता है। तो देखिए, सबसे बहुपद की परिभाषा, बहुपद की परिभाषा देख लीजिए। वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चल पद की घात, जिसमें चल पद की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, ये कक्षा 9 में हमने पढ़ा था बहुपद की परिभाषा। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो देखिए, कुछ सामान्य परिचय हम पढ़ते हैं। परिभाषा में एक शब्द आया है बीजीय व्यंजक। तो मैं बता देता हूँ बीजीय व्यंजक क्या होता है। ये बीजीय व्यंजक क्या होता है, देखिए। तो बीजीय व्यंजक होता है, देखिए, अभी तो जैसे हम संख्याओं का संक्रिया करते हैं, 3 + 2 क्या होता है? 5। ये हमने क्या पढ़ा? संख्याओं की संक्रियाएं पढ़ी। अब इन संक्रियाओं में, अगर इन संक्रियाओं में हम चर पद या अंग्रेजी के कुछ अल्फाबेट हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे 3x + 2 = 5, तो ये क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। क्या कहलाता है? ये बीजीय व्यंजक। इसको तो अगर इसमें x y z में इनको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं इनको? अचर। तो अगर बीजीय व्यंजक मतलब अंग्रेजी के कुछ अक्षर और इनके साथ ले लें, तो क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जिसमें बीजीय व्यंजक मतलब जिसमें बीज आ जाते हैं। क्या आते हैं? बीज। और बीज का मतलब क्या है? बीज होते हैं x y z a b c इत्यादि जो भी है, इनको क्या बोलते हैं? बीज या चर। तो चर व अचरों के संयोजन से क्या बनते हैं? बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। बीजीय व्यंजक चर व अचरों से जो मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक। ठीक है, चर पद की घात, ये चर कक्षा में हमने पढ़ा था। चर छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है। चर क्या होता है? चर जिनके मान कुछ भी हो सकते हैं, जिनके मान कुछ भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं? चर। और एक होता है अचर, जिनका एक निश्चित मान होता है, जिनका एक निश्चित मान होता है, वो क्या होता है? अचर। तो चर का मान, चर परिवर्तनशील होते हैं। चर क्या होते हैं? परिवर्तनशील, जिनका मान हमें ज्ञात करना होता है। जैसे अपन
जब कोई भी प्रश्न जब हम करते हैं कि माना उसके पिता की उम्र x वर्ष है, तो यहाँ अपने को पिता की उम्र का पता नहीं होता है। प्रश्न को संक्रियाओं का या प्रश्न में जो जानकारियाँ दी गई हैं उनके आधार पर हम पिता की उम्र x का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वहाँ x का मान हमें पता नहीं होता, उसका मान ज्ञात करना होता है। तो जिसका मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ पहले x का मान 20 हो सकता था, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जिनका मान अपने को निकालना होता है या जिनके मान कुछ भी हो सकते हैं, अपने को पता नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं चर, और जिनका एक निश्चित मान होता है वो क्या कहलाते हैं अचर। चर परिवर्तनशील जिसको वेरिएबल बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, अचर इसमें होता है। जैसे 5, अब 5 का मान फिक्स होता है, 5 का मान से थोड़ी हो सकता है, 5 का मान क्या होगा 5 ही होगा, ये क्या कहलाएगा अचर। 4, 10, 20 ये सब क्या है अचर है जिनके निश्चित मान होते हैं। और चर कौन कौन से होंगे x, y, z, इस प्रकार से जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं से दर्शाते हैं उनको क्या कहते हैं चर। ठीक है, तो चर और अचर के बारे में आपको पता लग गया होगा। हमारा अब देखिए आगे शब्द आया अपना एक ऋणोत्तर पूर्णांक। तो देखिए ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है, ऋणोत्तर पूर्णांक। देखिए ऋणोत्तर मतलब ऋण से इतर, ऋण से इतर, ऋणोत्तर का मतलब ऋण से इतर। ऋण मतलब नेगेटिव नंबर, ऋण क्या होते हैं नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात, चर पद मतलब एक्स वाई जेड की घात एक ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। ऋणोत्तर मतलब ऋण से इतर, ऋण नहीं होना चाहिए, मतलब चर पद की घात ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। तो इसका मतलब है ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो क्या क्या हो सकते हैं चर पद की घात, चर पद की घात 0 हो सकती है क्योंकि 0 ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस प्रकार से। तो बहुपद की घात 0 से लेकर कोई आगे कोई सा धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो इस ऋणात्मक पूर्णांक में लिख सकता हूं क्या धनात्मक पूर्णांक, क्या सॉरी ऋणात्मक पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पूर्ण संख्या। तो ऐसे भी बोला जा सकता है इसको कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, ये हमने कक्षा 2 में पढ़ लिया था, दिखा देता हूं मैं इनको। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से। चलिए मैं कुछ एक उदाहरण लिखता हूं और देखते हैं कि वो एक बहुपद है या नहीं। ठीक है, तो देखिए x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो देखिए क्या चेक करना है कि क्या यह बहुपद है या नहीं। तो देखिए यहाँ प्रत्येक चर पद की घात देखेंगे तो यहाँ x चर पद का आकार है, ये चर पद है, इनकी घात ये देखिए। तो देखिए ये चर पद है, इसमें घात x की कितनी है 3, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ x की घात कितनी है 2, ये भी क्या है पूर्ण संख्या है। यहाँ x की घात कितनी है 1, यह भी क्या है पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है अचर बहुपद, ये अचर पद है और यह अचर पद है, यह क्या है अचर पद। इसकी घात क्या है, ये भी क्या है इसमें ऋणात्मक पूर्णांक है, इसकी घात क्या है पूर्ण संख्या है क्योंकि अचर पद की घात कितनी है 0, और 0 क्या होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यह क्या होगा, यह एक क्या होगा बहुपद होगा क्योंकि यहाँ प्रत्येक चर पद की घात क्या रहेगी पूर्ण संख्या। तो ये क्या होगा एक बहुपद होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक बहुपद है। ठीक है, देखिए जैसे 3 है, 3 भी क्या है ये बहुपद है। ये आपके कक्षा में ट्यूशन भी था कि क्या 3 बहुपद है अथवा नहीं। तो
तीन भी एक बहुपद है, तीन भी एक बहुपद है जिसे अचल बहुपद कहा जाता है, जिसे अचल बहुपद कहा जाता है, क्योंकि तीन को 3 गुणा x की घात 0 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए तीन में क्या है, चर पद की घात कितनी आ गई, शून्य, और शून्य क्या होती है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे चर तीन में भी x छुपा हुआ था, x की घात 0 को 1 लिख दिया, 1 को गुणा करके तो 3 भी आएगा। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x की घात 0। तो यहाँ x चर पद की घात कितनी आई, शून्य। तो यह क्या होगा, एक अचल बहुपद होगा, शून्य घात का बहुपद इसे कहा जा सकता है। ठीक है, तीसरा देखिए, तो मिटा देता हूँ। x की घात 1 बटा 3 प्लस 3x स्क्वायर, क्या ये एक बहुपद है क्या, नहीं, यह एक बहुपद नहीं है, यानी कि यह है बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि यहाँ चर x की घात 1 बटा 3 है, जो कि विभेदक पूर्णांक, विभेदक पूर्णांक बोल रहे हैं, पूर्ण संख्या बोल दो, पूर्ण संख्या भी हो सकते हैं, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ चल x की घात कितनी है, 1 बटा 3, और 1 बटा 3 विभेदक पूर्णांक नहीं होता है या पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं है। ठीक है, वो बहुपद के बारे में आप जान चुके हैं। बहुपद क्या होगा, जिसमें चर पद की घात एक विभेदक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाता है। परिभाषा में यहाँ मिलती है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात एक विभेदक पूर्णांक को बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे अपन बहुपद को P से लिखा जाता है, बहुपद को किसे लिखा जाता है, P से लिखा जाता है यदि कोई बहुपद, यदि कोई बहुपद जिसमें चर x हो तो उसे px लिखा जाता है। देखिए बहुपद को p से लिखा जाता है, कैपिटल P। यदि कोई बहुपद जिसमें चर x हो तो उसे क्या लिखा जाएगा, px। px का तात्पर्य हो गया कि उस बहुपद में चर क्या है, x है, px। अगर ऐसे लिखा हुआ गया py, ठीक है, तो उस बहुपद में चर क्या होगा, y। ठीक है, वो चर y वाला क्या होगा, बहुपद। pz मतलब चर z वाला बहुपद। ठीक है, तो बहुपद को p से लिखा जाता है। यदि कोई बहुपद जिसमें चर x हो तो उसे क्या लिखा जाएगा, px। जैसे px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये बहुपद, इसमें इस बहुपद में चर क्या है, x, इसको क्या लिखेंगे, px। ठीक है, 5p प्लस 4, अब इसमें चर क्या है, t, तो इस बहुपद को हम क्या लिखेंगे, pt। ठीक है, इसमें चर क्या है, t, तो इसमें क्या लिखेंगे, pt। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये बहुपद के परिभाषा के बारे में हो गया। ये बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को कैसे लिखा जाता है, ये अभी तक हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है,
तो देखिए बहुपद की घात मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। किसी बहुपद में चर पद की अधिकतम घात, किसी बहुपद में चर पद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। किसी बहुपद में चर पद की अधिकतम घात भी क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। बहुपद देखने के चर पद देखेंगे, वो जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या कहलाएगी, उस बहुपद की घात कहलाएगी। देखिए एग्जाम्पल, ये बहुपद है x का, x³ प्लस 3x² प्लस 2, यह कोई बहुपद है अपने पास। तो इसमें चर पद की अधिकतम घात देखो, चर पद कौन कौन से हैं, ये इसमें अधिकतम घात चर पद कौन सी है, 3, तो ये इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 3। ठीक है, यहाँ चर पद x की अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद px की घात भी 3 होगी। तो ये कितने घात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद है। ठीक है, किसी बहुपद में चर पद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, ये हम चर पद देखिए, x³ में सबसे बड़ी घात 3 है। ठीक है, इसमें ऐसी घात होगा कि ये घात बड़ी है, तो इसमें कितनी घात का बहुपद हो गया, 3 घात का बहुपद। अधिकतम घात कितनी है, 3, तो यह 3 घात का बहुपद हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, इसका बहुपद की घात नहीं 5, यह क्या कहलाएगा, यह शून्य घात का बहुपद है, यह है शून्य घात का बहुपद है। यहाँ देखिए चर पद है ही नहीं, चर पद में ये क्या है, अचर पद है, इसका मान निश्चित है, और जिसका मान निश्चित होता है वो क्या होता है, अचर पद। ठीक है, तो यह शून्य घात का बहुपद है, जिसे अचर बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, अचर बहुपद कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आ गए, ये इसमें 5 बहुपद 5 की घात बताइए। ठीक है, तो बहुपद 5 ये क्या है, एक अचर पद है, और अचर पद में बहुपद की घात कितनी होगी, 0, क्योंकि इसमें चर पद होता ही नहीं है। ठीक है, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5x की घात 0, तो यहाँ चर पद की घात कितनी है, 0, एक घात का बहुपद हो गया 0 घात का बहुपद। ठीक है, x की घात 0 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 x की घात 0, क्यों, क्योंकि x की घात 0 का मान कितना होगा, 1, 5 को 1 से गुणा करके कितना रहेगा, 5 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। याद हो जाएगा आपको बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले तो देखिए पढ़ लेते हैं, अचर बहुपद के बारे में पढ़ लेते हैं। अचर बहुपद अभी बताया आपने, वह बहुपद यदि किसी बहुपद में चर पद, यदि किसी बहुपद में चर पद नहीं हो, इसको मैं इस प्रकार से लिखूं ज्यादा अच्छा रहेगा। चर रहित बहुपद को, चर रहित बहुपद को अचर बहुपद कहा जाता है। अचर बहुपद या शून्य घात का बहुपद कहा जाता है। चर रहित मतलब जिसमें चर पद नहीं हो,
उसे क्या कहा जाएगा, अचल बहुपद या शून्य घात का बहुपद कहा जाएगा। एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था, समस्त अचल संख्याएं 5, 10, 1/3, ये भी क्या है, अचल बहुपद है, क्योंकि अचल संख्या है तो ये आती है। ये सब क्या है, अचल बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद तो रैखिक बहुपद क्या होगा, वह बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात एक हो, चर पद की अधिकतम घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। ये हम कक्षा में पढ़ा था हमने रैखिक बहुपद के बारे में। तो ठीक है, तो वह बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात एक हो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चर पद की घात कितनी, अधिकतम घात कितनी होगी, 1। ठीक है, एग्जाम्पल 3x + 5, ये क्या है, एक रैखिक बहुपद। क्यों, क्योंकि यहाँ चर पद x की घात कितनी है, 1। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो 3x + 5 ये क्या है, रैखिक बहुपद, क्योंकि यहाँ चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 1। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। 5x ये भी क्या होगा, एक रैखिक बहुपद, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी है, 1। तो ये भी क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। इनके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं द्विघात बहुपद। तीसरा जो प्रकार है वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो देखिए द्विघात नाम से स्पष्ट है कि दो घात, मतलब वह बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो, वह क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो, वह बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, वह बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, x = 3x² + 2। तो देखिए यहाँ चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात पद, दो घात का बहुपद। ठीक है, 5x² + 3x + 4, ये भी क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। क्यों, क्योंकि इसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये भी क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद, अगर 3 घात आ जाए तो उसे क्या कहेगा, त्रिघात बहुपद कहा जाएगा। 4 घात जाए तो चतुर्घाती बहुपद। जितनी घात हो तो उसे उस घात का ही बहुपद कहा जाता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, त्रिघात की परिभाषा, तो त्रिघात वह बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 3 हो, तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं बहुपद के शून्यक। आसानों में अपने रैखिक बहुपदों के शून्यक पढ़े थे। बहुपदों के शून्यक, बहुपद के शून्यक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ें। बहुपद के शून्यक, ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, शून्यक
शून्य मतलब जो शून्य कर दे, किसे शून्य कर दे, बहुपद। किसके शून्य पढ़ रहे हैं, बहुपद के शून्य। तो बहुपद को जो शून्य कर दे वो क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, बहुपद का शून्य मतलब जो बहुपद को शून्य बना दे, जो बहुपद को शून्य बना दे वह क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास एक बहुपद है 3x + 5, 3x + 5। ठीक है, तो देखिए x का क्या मान रखें, x का क्या मान रखें कि इस बहुपद का मान कितना होता है, 0। तो जरा देखना, यदि x का मान -5/3 रख दिया जाए, यदि x का मान -5/3 रख दिया जाए तो देखिए क्या होता है, 3 गुना x की जगह रख दें -5/3 प्लस 5, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -5 + 5 कितना हो गया, 0। तो क्या हुआ, यहाँ x का मान -5/3 रखने पर इस बहुपद का मान हो गया 0। तो बहुपद का मान 0 हो गया, इसका मतलब जो x का मान -5/3 रखा है वो बहुपद का क्या कहलाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इस x के मान -5/3 रखने पर इसने बहुपद को 0 बना दिया, बहुपद को 0 कर दिया, तो यह बहुपद का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। ठीक है, तो 0 का तात्पर्य हो गया कि चर राशि का वह मान जो बहुपद को 0 बना दे बहुपद का 0 कहलाएगा। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिख देता हूँ बहुपद के 0 की। बहुपद के 0 की परिभाषा लिख देता हूँ मैं, चर राशि का वह मान जो बहुपद को 0 कर दे, बहुपद का 0 कहलाता है, 0 कहलाता है। ठीक है, चौरासी का वह मान जो बहुपद को 0 कर दे बहुपद का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल, 3x + 5 में ये बहुपद है। ठीक है, कितने घात का बहुपद है, एक घात का, जिसको क्या एक घात के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, यह है क्या है, रैखिक बहुपद है क्योंकि चतुर्थक है 1। ठीक है, यह रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद 3x + 5 में, रैखिक बहुपद 3x + 5 में x बराबर -5/3 रखने पर 3 कितना हो जाएगा, 3 से -5 + 5 बराबर 0। ठीक है, तो 3x + 5 में x और -5/3 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। अतः -5/3 बहुपद 3x + 5 का क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि x का मान -5/3 है, इसका मान 0 आ गया, तो ये -5/3 इस बहुपद का क्या है, 0 है। ठीक है, ये हमने कक्षा 2 में पढ़ लिया है। तो बहुपद के 0 की परिभाषा आएगी, इस राशि का वह मान जो बहुपद को 0 कर दे बहुपद का 0 कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुपद के 0 में ही बहुपद द्विघात का होता है,
बहुपद जितनी घात का होता है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं, उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं यदि बहुपद की घात 2 है, यदि बहुपद की घात 2 है तो उसके 2 शून्य होंगे। 3 घात के बहुपद की 3 घात के बहुपद के 3 शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। इसी प्रकार n घात के बहुपद के n घात के बहुपद के n शून्य प्राप्त होते हैं, n शून्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए बहुपद में जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। अगर बहुपद की घात 2 है तो उसके 2 शून्य प्राप्त होंगे। बहुपद में घात अगर 4 है तो उसके 4 शून्य प्राप्त होंगे। अगर बहुपद में n घात है तो बहुपद के n शून्य प्राप्त होते हैं। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक द्विघाती बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं। तो एक द्विघाती बहुपद में घात होती है 2, उसे कितने शून्य होंगे 2। एक रैखिक बहुपद के कितने शून्य होते हैं, तो रैखिक बहुपद में कितनी घात होती है अधिकतम 1, तो उसे कितने शून्य प्राप्त होंगे 1 शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ग्राफ से हम कैसे पता लगाएंगे कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। ठीक है, ग्राफ से कैसे पता लगाएं कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ है। ठीक है, यहाँ चल x लेके बात करेंगे, x के बहुपद की बात करेंगे। यह आपके पास ग्राफ है और इस ग्राफ में इस प्रकार से परवलयाकार आकृति इस प्रकार से दी हुई है। तो ध्यान रखें कि कोई भी ग्राफ अगर बहुपद x में दे रखा है तो x में दे रखा है तो x को कितनी जगह काटना है वह बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। तो ये जो ग्राफ है, ये जो परवलयाकार आकृति में बनाई है, ग्राफ बनाया है, परवलय बनाया है, ये परवलय x एक्स, ये कौन सा एक्स है x एक्स, ये कौन सा एक्स है y एक्स। तो यह जो आकृति है वो x एक्स को 2 जगह काट रही है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो यह वक्र या यह ग्राफ x एक्स को 2 जगह काटता है, तो इसका मतलब है कि इस बहुपद के 2 शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, क्या होगा, इसके कितने शून्य प्राप्त होंगे 2 शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके कितने शून्य प्राप्त होंगे 2 शून्य प्राप्त होंगे। x के 2 मान प्राप्त होंगे तो कितने मान प्राप्त होंगे 2 मान प्राप्त होंगे। ठीक है, ऐसे ही 2 जगह काट रहा है तो 2 शून्य प्राप्त होंगे। यदि आपके पास एक ग्राफ है, ये देखिए ये जो वक्र है, ये वक्र x एक्स को कितने जगह काट रहा है 1 2 3 4, कितनी जगह काट रहा है 4 जगह। तो इसके कितने शून्य होंगे 4 शून्य होंगे। x एक्स को जितनी जगह काटता है उतने शून्य प्राप्त होते हैं। तो ग्राफ से देख के आप पता लगा सकते हो कि कौन से बहुपद के कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ।
कोई वक्र एक्स एक्स को, थोड़ा सा इस प्रकार से लिखें, यदि किसी बहुपद में चर x को यदि किसी बहुपद में चर x हो तो उस बहुपद का आलेख खींचने पर वह आलेख x अक्ष को जितने स्थानों पर काटता है वह संख्या, जितने स्थानों पर काटते हैं बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं, बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं। यदि किसी बहुपद में चर x हो तो उस बहुपद का आलेख खींचने पर वह आलेख x x को जितने स्थानों पर काटता है बहुपद के उतने ही शून्य के होंगे। अभी मैंने बताया कि अगर x x को 3 जगह काटेगा तो बहुपद के कितने शून्य होंगे? 3। ठीक है, अगर वो x x को 2 जगह काटता है तो बहुपद के कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। ठीक है, तो जैसे आपके पास कितने ये एग्जाम्पल, ये x x, ये y x, और ये मैंने किसी को क्या दिया वक्र की, तो ये x x को कितने जगह काटा है? 1 2 3 4, कितने जगह काटा है? 4 जगह। तो ये कितने शून्य होंगे बहुपद के? 4 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। ये कितने जगह काट है? 2 जगह काट है। ठीक है, ये कितने जगह काट है? 2 जगह। तो इसमें कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। कितने शून्य? 2 शून्य होंगे। कितने जगह काट है? ये 2 जगह। तो इसमें कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने जो भी चर्चा की तो उसके आधार पर प्रश्न हमारा 2.1 का अध्ययन करते हैं। तो 2.1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है, ये px का मतलब ये x का बहुपद है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात की। अभी हमने चर्चा की थी कि अगर कोई बहुपद जिसमें चर x हो तो उसके शून्यकों की संख्या ग्राफ को देकर कैसे पता लगाएंगे? देखिए यहाँ दो चर कितना है, चर कौन सा है? x है। तो इसके शून्यकों की संख्या का पता कैसे लगाएंगे ग्राफ को देखकर? मैंने बताया था कि अगर चर x है तो आप ये देख लीजिए कि ये जो भी वक्र या ग्राफ खींचा गया है वो x को कितने स्थानों पर काट रहा है। ठीक है, तो x को जितने स्थानों पर काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो पहले क्वेश्चन में पहला ही जो मेरे को ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये जो वक्र खींचा गया है, ये जो रेखा खींची गई है वो x को कहीं पर भी नहीं काट रही है। x कौन सा है? ये, तो ये x को नहीं काट रही है, ये सीधी जा रही है, ये x को नहीं काटती है। अतः इस वक्र में या इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य। यहाँ का आप लिख देंगे, यह यहाँ ग्राफ में खींचा गया वक्र x को एक भी स्थान पर नहीं काटता है
अतः शून्यकों की संख्या शून्य होगी। काटता ही नहीं है, अगर काटता नहीं है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। ठीक है। दूसरे जो आकृति है वो हम देखते हैं। पहले का जो दूसरी आकृति जो कि दे रखी है वो इस प्रकार से दे रखी है। तो इस आकृति में देखिए, ये जो वक्र है देखते हैं एक्स एक्सिस कितनी जगह काट रहा है, ये वाई एक्स को काट रहा है। अपने को जब चल एक्स दे रखा है तो अपने को वाई एक्स को कितनी जगह काट रहा है वो नहीं देखना है, तो देखना है कि वो एक्स एक्स को कितने स्थानों पर काट रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो वक्र है वो एक्स एक्स को कहाँ काट रहा है? यहाँ काट रहा है। कहाँ काट रहा है? यहाँ। कितने स्थान पर काट रहा है? एक ही स्थान पर काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या बराबर 1। क्यों? क्योंकि ये वक्र एक्स एक्स को एक ही स्थान पर काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। ऐसी तीसरी आकृति देखिए। तीसरी आकृति में ये जो वक्र है तो देखते हैं एक्स एक्स को कितने स्थानों पर काट रहा है? एक तो यहाँ काट रहा है, एक कहाँ काट रहा है एक्स एक्स को? यहाँ, और एक यहाँ। कितने स्थानों पर काट रहा है? 3 स्थानों पर। तो ये वक्र एक्स एक्स को 3 स्थानों पर काटता है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी रहेगी? 3। ठीक है। शून्यकों की संख्या कितनी रहेगी? 3। ठीक है। इसी प्रकार से जो इस प्रश्नावली में जो चौथा प्रश्न हमारा है, चौथे प्रश्न में आप देखना कि जो वक्र खींचा गया है वो एक्स एक्स को 2 स्थानों पर काटता है, तो उसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितनी? 2। और जो 5वीं आकृति है उस 5वीं आकृति में आप देखेंगे कि एक्स एक्स को 4 जगह काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नमाला 2.1 समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 2.2 के प्रश्नों के बारे में। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।